नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो सत्ता में आएं, लेकिन सत्ता में आने के लिए ये सब गलत काम ना करें। हमारे या किसी और के परिवार को परेशान ना करें। हमने आपके परिवार के सदस्यों को कभी परेशान नहीं किया। उद्धव ने ये बातें उनके बहनोई की ईडी के द्वारा 6.5 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज करने के बाद कही। उद्धव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आपके परिवार ने कुछ गलत किया है या उनके पास तो कुछ ऐसा है जिससे हम आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप सत्ता में आने के लिए हमें जेल में डालना चाहते हैं तो मुझे जेल में डाल दें। बता दें, उद्धव ठाकरे के बहनोई की संपत्ति की जब्ती के 2 हफ्ते बाद आयकर विभाग ने उनके बेटे आदित्य ठाकरे, एक मंत्री और सहयोगी अनिल परब के करीबी माने जाने वाले लोगों पर भी छापेमारी की है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि पूर्व विधायकों को अब से केवल एक पेंशन मिलेगी। इससे पहले उनको प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलती थी। पूर्व विधायकों की मासिक पेंशन 75,000 रुपए है। भगवंत मान ने लोगों को एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने अधिकारियों को एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कई बार चुने गए विधायकों को पेंशन के रूप में लाखों रुपए मिल रहे हैं। उनमें से कुछ को, जो सांसद भी रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों तरह की पेंशन मिल रही थी। इसी तरह विधायकों की पारिवारिक पेंशन को भी युक्त संगत बनाया जाएगा। मान ने कहा कि लोगों की सेवा करने के वादे के साथ वोट मांगने वाले विधायकों को 3.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और यहाँ तक कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा की मासिक पेंशन मिल रही है। नई योजना के साथ सरकार की योजना 5 साल में 80 करोड़ रुपए बचाने की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार बचाए गए धन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। योगी सरकार में 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जबकि दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक को मौका दिया गया है। दिनेश शर्मा ने इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम आला पदाधिकारी, कई राज्यों के पूर्व व वर्तमान मुख्यमंत्री पहुंचे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में आज 52 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें इकलौते मुस्लिम चेहरे के रूप में दानिश आज़ाद अंसारी को जगह दी गई। दानिश उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। बता दें, योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में भी सिर्फ एक ही मुस्लिम मंत्री थे, जिनका नाम मोहसिन रजा था। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने और नई सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर उनको बधाई दी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। रामपुर पुलिस ने डीएम को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के नाम से बनाए गए सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द करने को कहा है, क्योंकि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन लोगों के पास रिवॉल्वर और राइफल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए अपर एसपी संसार सिंह ने कहा कि हाल ही में किसी ने उनके खिलाफ आपराधिक मामलों के बावजूद उनके पास हथियार रखने की शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें, आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 200 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने से जुड़ा बिल शुक्रवार को लोकसभा में रखा गया। कुछ दिन पहले हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। साल 2012 से पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 में इन्हें तीनों निगमों यानी उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी में बांट दिया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल लोकसभा में रखा। बिल का नाम दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 है। कांग्रेस, बीएसपी और कुछ और अन्य दलों ने इस बिल का विरोध किया। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार बीजेपी पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव समय पर कराए और जीत कर दिखाए। अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की घटनाओं को सुनाते हुए बीजेपी सांसद रूपा गांगुली आज राज्यसभा में रो पड़ी। वहां हुई सांप्रदायिक हिंसा में 8 लोगों को जलाकर मार डाला गया। अदालत ने वहां की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। बीजेपी की रूपा गांगुली ने कहा कि बंगाल अब रहने लायक नहीं रहा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही समस्या का समाधान है। रूपा गांगुली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, अब वहां रहने लायक नहीं रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने एक फैसले में कहा है कि बीरभूम जिले में हुई हिंसा के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से पता चलता है कि राज्य की पुलिस मामले की जांच को जारी नहीं रख सकती। हाईकोर्ट ने पिछली बार पश्चिम बंगाल सरकार से कहा था कि वो गवाहों को सुरक्षा दे और इलाके में सीसीटीवी लगाए। मामले में हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। बता दें, मंगलवार को भीड़ ने रामपुरा हाट कस्बे के बोगतुई गांव में बम फेंके थे, जिसमें 10 घर जलकर खाक हो गए थे। कहा जा रहा है कि भीड़ ने ये बम टीएमसी के नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए फेंके थे। भादु शेख का शव सोमवार को मिला था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की है। 1.5 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान भारत ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र के बचे हुए इलाके में जल्द और पूरी तरह से सेना को हटाए जाने की जरूरत है, ताकि द्विपक्षीय संबंध स्वाभाविक रास्ते पर आ सकें। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत ने शांति की बहाली के लिए राजनयिक सैन्य स्तर पर सकारात्मक बातचीत जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस बीच चीन के विदेश मंत्री ने अजित डोभाल से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चीन का दौरा करने का न्योता दिया। इस पर डोभाल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो तत्काल मुद्दों को सफलतापूर्वक हल करने के बाद चीन की यात्रा कर सकते हैं। 4 महीने से ज़्यादा वक्त तक कोई बदलाव न होने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर इनकी कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये 4 दिन में तीसरी बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर भी मंगलवार को 50 रुपये महंगा हो गया था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान में शुक्रवार से संसद सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला जा सका। स्पीकर ने सत्र को 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया। संसद सत्र के बेहद हंगामेदार होने की आशंका के बीच इस्लामाबाद में और संसद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के हमलों से घिरे इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की ओर से 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली रखी गई है। इमरान खुद इस रैली की तैयारियों में जुटे रहे और कहा जा रहा है कि रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दूसरी ओर इसी दिन इस्लामाबाद में पीडीएम की ओर से भी रैली रखी गई है। यूक्रेन के प्रमुख शहर मारियोपोल के थिएटर पर रूसी सेना के हमले में कम से कम 300 लोग मारे गए थे। यह हमला पिछले हफ्ते हुआ था, लेकिन अब यूक्रेन के अधिकारी अब टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस बारे में बता रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले हफ्ते रूस के एक थिएटर पर हुए हमले में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। मारियोपोल सिटी हॉल ने टेलीग्राम पर लिखा, प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिल रही है कि रूसी विमान के हमले में मारियोपोल के ड्रामा थिएटर में लगभग 300 लोग मारे गए। इस घटना के बारे में अभी और जानकारी आ सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।